हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आज करने वाले हैं द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को कवर। आर्टिकल का नाम है फर्स्ट रिसोर्ट और ये आर्टिकल लिखा गया है अमेरिकी प्रेसिडेंट की दादागिरी पे। चलिए डिटेल में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मेरी क्लास शाम में सबसे लेट आती है। एडिटोरियल सुबह 7 बजे 6 बजे शुरू हो जाते हैं आने यूट्यूब पे, लेकिन हम आते हैं शाम को 8 बजे। तो 8 बजे तक जो इतना लेट करते हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको ला के दें। सबसे पहले ना आए लेकिन सबसे अच्छा आए। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। 5 मिनट में आप खुद ही समझ जाएंगे रीडिंग, ग्रामर और वोकैब तीनों बेसिक लेवल से कैसे कवर किया जाता है। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाई टी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, फर्स्ट पैराग्राफ है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। क्लास को यहीं पे कर दो पॉज और एक बार खुद से पढ़ के मीनिंग निकालो क्या लिखा हुआ है। मैं करवाऊंगा, पहले आप अपना देखो क्या लेवल है, फिर आप उसके ऊपर बिल्ड कर सको, सीख सको। चलिए खुद से देख लेना पहले, है ना, पॉज करके। कह रहा है जी, डोनाल्ड ट्रम्प्स मैस डिपोर्टेशन ड्राइव हिट इट्स फर्स्ट हर्डल ऑन संडे January 26, 2025, when Colombian President Gustavo Petro refused permission to two United States military planes carrying migrants to land। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप नाम का जो आदमी है, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है, इनकी जो मास डिपोर्टेशन ड्राइव है, ड्राइव वर्ड का नोट करना, ड्राइव का मतलब होता है अभियान। आपने बहुत बार सुना होगा क्लीनलीनेस ड्राइव, यानी स्वच्छता अभियान। तो कह रहे हैं इनकी जो डिपोर्टेशन की ड्राइव है, डिपोर्टेशन यानी इलीगल लोगों को जो घुस आए हैं देश में, उनको डिपोर्ट करना, उनको वापस ठिकाने लगाना, उनके घर पे पहुंचा देना। और मास का मतलब होता है बड़े स्केल पे, जिसमें हज़ारों लाखों लोग शामिल हों। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो ये अभियान सा शुरू हुआ है ना, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में डिपोर्ट किया जाएगा लोगों को, कह रहा है जी इसने हिट किया, इसने ठोकर मारी अपनी पहली हर्डल को, पहली रुकावट को, बाधा को। और कहाँ मारी ठोकर, कब मारी? संडे को मारी, जनवरी 26, 2025 को। और संडे को क्या हुआ? कह रहे जी, जब जो कोलंबियन के प्रेसिडेंट थे, यानी कोलंबिया नाम के देश के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है मिस्टर पेट्रो, जब इन्होंने ही मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया परमिशन देने को या इजाज़त देने को। और इजाज़त किस चीज़ की? इजाज़त दी जानी थी 2 अमेरिकी मिलिट्री के प्लेन्स को या विमानों को, जो कैरी कर रहे थे या अपने साथ ले जा रहे थे माइग्रेंट्स को। और क्या इजाज़त थी? इनको लैंड करने की इजाज़त, इनको उतरने की इजाज़त। तो डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं, इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश, कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, सबको उनके घर भेज दें प्लेन्स में बिठा बिठा के। लेकिन ये अभियान शुरू होने से पहले ही इसको लग गया एक झटका, जब इनके सामने एक हर्डल आ गई संडे को, जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हमारे यहाँ के जो इलीगल माइग्रेंट्स यूएस में फंसे हुए हैं, हम तो उनको आपको हमारे देश में नहीं लाने देंगे। चलिए, जो ड्राइव है ये सब्जेक्ट है, हिट इसकी वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। क्यों लगी हुई है, एक बार खुद से पूछो। चलो, हर्डल का मतलब होता है किसी चीज़ को, यानी कोई बाधा, रास्ते की रुकावट, है ना। कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो की वर्ब है रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब इन्होंने मना कर दिया।
परमिशन जो थी वो थी 2 अमेरिकी प्लेन्स को जो कैरी कर रहे थे माइग्रेंट्स को, और परमिशन थी इनको लैंड करने की या उतरने की, वो इनको परमिशन नहीं मिली। कैरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। याद रखें, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना इज एम आर वॉज वर के आ जाए, याद कर लो इसको, रटना तो रट लो, वैसे मैं रटने को बोलता नहीं, बड़ा बड़ा आसान है ये। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना इज एम आर वॉज वर के आ जाए तो वो वर्ब जो है या तो वो सब्जेक्ट होती है किसी का, या वो ऑब्जेक्ट होती है, या फिर बाजू में रखे हुए नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वो प्लेन्स थे जो कैरी कर रहे थे माइग्रेंट्स को, या समझ गए ना, दूसरे देश में जाने वाले लोगों को। चलो अब आ जाओ इस वर्ड पे, डिपोर्टेशन पे। देखिए डिपोर्टेशन कैसे बना है, पोर्ट से बना है। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। मान लीजिए आप कांडला बंदरगाह चले गए, जो गुजरात में मिलेगा आपको एकदम वेस्ट में, और वहाँ से आप घूम के सीधे समंदर से पार होकर के आप चले गए जिबूती, या फिर आप चले गए सोमालिया। तो आपने क्या किया, आपने अपने पोर्ट को छोड़ा, लेकिन सोमालिया जाते ही सोमालियन पायरेट्स ने आपको उठा के फिर से फेंक दिया कांडला पे। तो उन्होंने क्या किया, आपको डिपोर्ट किया, जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुँच गए। समझ पा रहे हो? तो डिपोर्ट आप ऐसे याद रखें, पोर्ट यानी बंदरगाह से किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को, माइग्रेंट को वापस उसके घर भेजने का काम कहलाता है डिपोर्टेशन। वर्ब जो है इससे बनेगी डिपोर्ट, नाउन से वर्ब आप बना सकते हैं। एक्सपल्शन, एग्जाइल और रिमूवल भी इसके सिनोनिम्स हैं। द यूएस हैज़ स्टार्टेड स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। यूएस ने शुरू कर दिया है बहुत कड़े तरीके से घर वापसी इलीगल इमिग्रेंट्स की। चलिए ये वर्ड अब बार बार आर्टिकल में आएगा, शुरू में आपने देख लिया है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। ड्राइव की वर्ब यहाँ पे हिट क्यों लिखी हुई है? सारा सेंटेंस पास्ट में है और वर्ब यहाँ पे फर्स्ट में यानी V1 में। वो इसलिए है क्योंकि हिट एक खास वर्ब है, और इसकी खासियत ये है इसकी V1, V2 और V3 तीनों सेम होती हैं। हिट V1 भी, हिट V2 भी, हिट V3 भी। अब सारी ऐसी वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए जिनके साथ यही कहानी है, और उनकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये उनकी लिस्ट है। कट, पुट, सेट, बिड, वेट, हिट, हर्ड, क्विट, कोस्ट, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, स्प्लिट, क्विट, शट और स्प्रेड। याद करनी पड़ेगी, रीडिंग में आएंगी बार बार, एक बार याद कर लो, जहाँ जहाँ आती है मैं आपको ध्यान वहाँ पे खींचता रहूँगा। द न्यूज़ स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। न्यूज़ फैल गई वाइल्ड फायर की तरह, जंगल की आग की तरह। स्प्रेडेड यहाँ पे गलत है, V2 का इस्तेमाल करना है भले ही, लेकिन स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तो यहाँ पे स्प्रेड ही लिखना पड़ेगा। न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। हर वर्ड्स हर्टेड एवरीबडीज एवरीवन सेंटिमेंट्स। उसके शब्दों ने हर्ट किया हर एक इंसान के सेंटिमेंट्स को। हर्टेड अगेन इज़ रॉन्ग, V2 का इस्तेमाल करो। द मिस्टेक कॉस्टेड हिम हिज करियर। मिस्टेक ने उसको कीमत लगाई उसके करियर की, मिस्टेक से उसका करियर उसको कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट का मतलब ही होता है बड़ी कीमत चुकाना। वर्ब के सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट ही होगी, अगेन आपको ईडी निकाल देना है। चलो आ जाओ अपने सेंटेंस पे। आगे हुआ ये, अ फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प अनाउंस्ड दैट द यूएस वुड इम्पोज अ 25% टैरिफ ऑन ऑल कोलंबियन गुड्स विच वुड बी रेज टू 50%। कह रहा है एक फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प जो थे, देखिए फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सैल, एंग्री। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है रेज्ड, ठीक है। कह रहा है जी बहुत गुस्से में जो ट्रम्प साहब थे ना, इन्होंने कर दिया अनाउंस, और अनाउंस ये किया कि अमेरिका यानी कि द यूएस, और क्या करेगा द यूएस, द यूएस इम्पोज करेगा वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, और क्या करेगा एक 25% के टैरिफ को या टैक्स को सभी कोलंबियन गुड्स पे, सभी कोलंबिया से अमेरिका में आने वाले सामान पे, और जो कि रेज कर दिया जाएगा पैसिव वॉइस में, बढ़ा दिया जाएगा 50% पे। तो ये बोला इन्होंने ट्रंप ने। अगर कोलंबिया से कुछ सामान आया जो 100 रुपये का आता था, जिस पे 10% टैक्स लग के वो 110 का अमेरिकन ख़रीद लेते थे, अब वो 110 की बजाय 125 का मिलेगा अमेरिकन को, तो अमेरिकन कोलंबिया का सामान कम खरीदेंगे, इससे कोलंबिया को घाटा होगा, है ना। और आगे ये 125 की जगह 150 का भी कर देंगे अगर कोलंबिया नहीं माना। चलो, इम्पोज करना यानी लगाना, टैरिफ यानी कि कर, टैक्स बोल सकते हैं इसको, एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है। फ्यूरियस यानी गुस्सेल, गुस्से में। इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे ट्रंप साहब जो है ना,
उनके गुस्सैल रूप की बात हुई है। अ प्लस में एडजेक्टिव और कोई नाउन दिया गया हो तो उस केस में उस आदमी के उस रूप की बात हो रही होती है। ठीक है, अ फ्यूरियस ट्रम्प यानी ट्रम्प अपने फ्यूरियस गुस्से वाले रूप में। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से पहले पढ़ना है, वीडियो को कर लो पॉज। ऑलराइट, कह रहा जी द यूएस ऑल्सो थ्रेटेंड टू इम्पोज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड इशू ट्रैवल बैन्स ऑल कोलंबियन ऑफिशियल्स एंड एसोसिएट्स। कह रहे जी अमेरिका ने साथ में ये भी थ्रेटन किया, इस चीज़ की भी धमकी दी। थ्रेटन करना यानी धमकी देना कि ये इम्पोज करेगा या लगा देगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सैंक्शंस को या प्रतिबंधों को, और ये इशू कर देगा ट्रैवल बैन्स को कोलंबिया के सरकारी अफसरों पे, ऑफिशियल्स पे जो अमेरिका में आने वाले हैं, और उनके एसोसिएट्स पे, उनके रिश्तेदारों पे, उनके घर परिवार वालों पे। तो ये काम भी अमेरिका ने बोला हम कोलंबियंस के साथ करेंगे अगर उन्होंने अपने माइग्रेट्स वापस नहीं लिए। अगेन यूएस सब्जेक्ट है, ऑल्सो यानी साथ ही साथ, है ना, भी बोलते हैं इसको हिंदी में। यूएस की वर्ब है थ्रेटेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इम्पोज करना यानी किसी चीज़ को जबरन लगाना, किसी फाइन को, टैक्स को, सैंक्शन को, कोई भी गंदी चीज़, कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ जब जबरन लगाई जाती है तो उसको करते हैं इम्पोज, है ना। इम्पोज वर्ड का ऐसे इस्तेमाल आपको करना है। चलिए, कह रहा है जी मिस्टर पेट्रो अ फॉर्मर गुरिल्ला responded in kind by saying Colombia would also impose tariffs up to 50% on American goods and refuse to shake hands with white slave holders। कह रहा है जी जो कोलंबिया के मिस्टर पेट्रो हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं साहब पेट्रो साहब, जो कि खुद भी एक गुरिल्ला रहे हैं वहाँ पे। देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर आप समझते होंगे, सरकार के खिलाफ ये लोग लड़ते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ नक्सली टाइप लोग हैं, नक्सलाइट्स। तो वहाँ के ये नक्सलाइट हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेसिडेंट बन चुके हैं, सरकार का हिस्सा है ये। कह रहा है पेट्रो साहब जो हैं, जो कभी नक्सली हुआ करते थे, फॉर्मर नक्सली थे कोलंबिया में, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स रखा इसी अंदाज में, इन काइंड। इन काइंड एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है उसी तरीके से, उसी मैनर में, उसी अंदाज में। और इन्होंने रिस्पॉन्स कैसे किया? ऐसा कह करके किया कि कोलंबिया भी इम्पोज कर देगा या लगा देगा ऐसे ही टैक्सेस को जो 50% तक होंगे और जो लगेंगे अमेरिकन गुड्स पे, अमेरिका से कोलंबिया में आने वाले सामान पे। और साथ ही मिस्टर पेट्रो ने मना भी कर दिया कि ये हाथ बिल्कुल नहीं मिलाने वाले हैं ऐसे एक आदमी से जो कि वाइट स्लेव होल्डर हो, जो कि गोरी चमड़ी का हो, अंग्रेज हो या फिर अमेरिकन हो, और स्लेव होल्डर्स हो जो कि स्लेव प्रथा को चलाता हो। तो इनका यही कहना है कि हमारे कोलंबिया से वहाँ लोग जाते हैं, आप उनको स्लेव बना के रखते हो, अब आप उनको वापस छोड़ के जा रहे हो, तो आप तो दास प्रथा चलाने वाले गोरी चमड़ी के लोग हो, हम आपसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। चलिए, पेट्रो अगेन सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्डेड इनकी वर्ब है। अब पेट्रो की दो वर्ब्स आई हैं, पहली वर्ब है रिस्पॉन्डेड, दूसरी वर्ब है रिफ्यूज्ड, दोनों जुड़ी हुई हैं एंड से। पेट्रो ने रिस्पॉन्स दिया, अपना रिस्पॉन्ड किया इस तरीके से, और पेट्रो ने मना कर दिया नहीं हाथ मिलाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना होता है। इन काइंड मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी मैनर में। किसी ने आपको गाली दी, आपने उसको दे दी, किसी ने आपको मारा, आपने उसको पीट दिया। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे को तैसा वाला काम करते हैं इन काइंड। इसको सिमिलरली या लाइकवाइज या इक्विवेलेंटली भी बोल सकते हैं। ये एक फ्रेज़ है, एडवर्बियल फ्रेज। शी ऑफर्ड हेल्प इन काइंड बाय प्रोवाइडिंग फ्री मील्स टू द वॉलंटियर्स। उसने भी हेल्प को ऑफ़र किया उसी अंदाज में, प्रोवाइड करके या दे करके मुफ्त का खाना या फ्री की मील्स वॉलंटियर्स को या मदद करने वालों को। चलिए, स्लेव होल्डर मैंने आपको समझा दिया, कुछ खास वर्ड नहीं है। स्लेव यानी कैदी, दास, और होल्डर मतलब उसको पकड़ने वाला आदमी। कह रहे जी बट बोगोटा अंडर प्रेशर इवेंचुअली एक्सेप्टेड टू टेक बैक द माइग्रेंट्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। कह रहा है लेकिन फिर जो बोगोटा है, अब ये बोगोटा कौन है? कोलंबिया की कैपिटल है, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी और जो है राजधानी। तो कह रहे हैं लेकिन कोलंबिया जो है, जिसको बोगोटा से हम बता रहे हैं, अंडर प्रेशर आकर के, दबाव के तले, आखिरकार या इवेंचुअली उसने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि वो टेक बैक करेगा माइग्रेंट्स को, फिर से बुला लेगा माइग्रेंट्स को वापस अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ।
तो माइग्रेंट्स को बिल्कुल वो अपने प्लेन्स में इज्जत के साथ देश में वापस लाएंगे। इस शर्त पे उन्होंने अंडर प्रेशर बोला कि हम ट्रम्प की बात मानते हैं। चलिए, बोगोटा सब्जेक्ट है, अंडर प्रेशर यहाँ एडवर्ब है, ये काम हुआ है सारा प्रेशर के तले, और एक्सेप्टेड इसकी वर्ब है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिग्निटी यानी गरिमा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी होती है। चल आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहे हो ना आप, तो इससे जल्दी फास्ट आप प्रोसेस कर पाते हो। आराम से पढ़ने की और मीनिंग निकालने की कोशिश करो इसको। चलो करवा दूँ, मैं खुद से ट्राई देना। कह रहे जी अ ट्रेड वॉर वुड हैव बिन बैड न्यूज़ फॉर बोथ कंट्रीज़। कह रहा है जो एक ट्रेड वॉर अगर हो जाती, अमेरिका लगा देता 50% टैक्स, कोलंबिया लगा देता 50% टैक्स, तो कह रहा है ये जो व्यापारिक युद्ध जो है ये होता वुड हैव बिन, ये होता वुड हैव बिन एक बड़ी ख़राब न्यूज़ या बैड न्यूज़ दोनों ही देशों के लिए, अमेरिका और कोलंबिया के लिए। अच्छा, ये कौन से दो देश हैं भाई? कह रहा है जी हुज बायलेटरल ट्रेड स्टूड एट 53.5 बिलियन इन 2022 विद अ 4 बिलियन सरप्लस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहा है ये वही दो देश हैं जिनका दो तरफा जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो स्टूड करता था या खड़ा था इतने बिलियन डॉलर पे 2022 में, और जिसमें साथ ही था विद एक 4 बिलियन डॉलर का मुनाफा या सरप्लस अमेरिका के लिए। तो ऐसा समझ लो इनका 54 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, 4 माइनस कर दो, ये तो अमेरिका को फ़ायदा होता है। फिर 25 जो है और 25 इधर है, तो अमेरिका जो है इनको 29 बिलियन के आसपास का सामान हर साल बेचता है और इनसे सामने से बदले में 25 बिलियन का ख़रीदता है, तो 4 बिलियन अमेरिका के पास बच जाता है। तो ये एक न्यूज़ जो है ट्रेड वॉर जो है एक बैड न्यूज़ होता है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। इस मामले में ट्रेड वॉर सब्जेक्ट है, वुड हैव बीन इसकी वर्ब है, थर्ड कंडीशनल वाला फॉर्मेट लगा हुआ है, ऐसा होता, हुआ नहीं है, ऐसा होता। थर्ड कंडीशनल का काम ही है जो काम हो नहीं सका या कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर नहीं सके उसको बताना। मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता, तुम टाइम पे आए होते तो तुम्हें गाड़ी मिल जाती, तुम ट्रेन पकड़ लेते। और ट्रेड वॉर भी एक ख़राब न्यूज़ होती अगर ये सब कुछ हो जाता। चलिए, न्यूज़ जो है एक ऐसा नाउन है जिसको आप कभी भी काउंट ना करें, इसका प्लूरल ना कोई सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। सारे ऐसे नाउन्स आपने सीखे हुए हैं, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, क्लॉथ, ज्वेलरी, रिसर्च, इक्विपमेंट, मशीनरी, स्पाईवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। लिस्ट बना के नहीं लाया हूँ लेकिन बोलने से आपको याद आ जाएगा। अगर क्लास में रेगुलर हो तो ये सारे नाउन्स देखते ही आपको पकड़ में आ जाते हैं। इनका सिंगुलर प्लूरल कभी नहीं बनाना, प्लूरल बनाने के लिए पीसीज ऑफ इनके आगे लगा दो, अपने आप इनका प्लूरल बन जाता है। बायलेटरल मतलब दो तरफा, है ना। चलिए, कह रहा है जी हाई टैरिफ्स वुड हैव बिन अ बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया एज द यूएस इज़ इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कह रहा है जी जो हाई टैरिफ्स हैं यानी बहुत ज़्यादा जो टैक्स है, टैरिफ का मतलब समझते हैं आप टैक्स, वुड हैव बिन वो होता, देखो यहाँ भी लगा हुआ वुड हैव बिन होता, है ना, यहाँ भी होता। और क्या एक बॉडी ब्लो होता, शरीर पे किया हुआ हमला होता। बॉडी ब्लो एक ऐसा ब्लो है जो आपको फील हो, जिसका दर्द आपको समझ में आए। तो बड़ा दर्दनाक हमला होता कोलंबिया नाम के देश के लिए, और एज़ वो इसलिए क्योंकि जो अमेरिका है वो इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा व्यापार करने वाला इसका दोस्त है। चलिए, हाई टैरिफ सब्जेक्ट है, वुड हैव बिन इसकी वर्ब है, बॉडी ब्लो आपको समझा दिया, यूएस की वर्ब है इस। लार्जेस्ट याद रखें आप, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, हमेशा अपने आगे द लेगी, लेकिन इस केस में लार्जेस्ट के आगे द नहीं लगा हुआ, क्योंकि कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जब लग जाता है, माई, योर, आवर, इट्स, देयर्स, हर, है ना, मेरा, तुम्हारा, हमारा, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जब भी लग जाता है सेंटेंस में, उसके बाद में द नहीं आता है। तो लार्जेस्ट का द जो है यहाँ से भाग गया, इसको लगना था यहाँ पे, लेकिन इस पजेसिव की वजह से इसको नहीं लगा पा रहे हो आप। चलो बढ़े आगे। कह रहा है जी विद टैरिफ्स एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस अमेरिका कुड क्रिपल कोलंबियाज इकॉनमी एंड डीस्टेबलाइज इट्स पॉलिटी एट अ टाइम व्हेन इट्स फाइट विद गुरिल्लाज इज एस्केलेटिंग आफ्टर अ लल। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही विद, कौन सी चीज़,
कह रहा है जी इन 3 खराब चीज़ों के साथ ही, पहली चीज़ है टैक्स, दूसरी है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सैंक्शंस, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध और बहुत ज़्यादा टैक्स। कह रहे हैं इन 3 मुसीबतों के साथ ही अमेरिका नाम का जो देश है ये दादागिरी करके क्रिपल कर देता या फिर कमज़ोर बना देता, अपाहिज बना देता। क्रिपल करना, किसी को अपाहिज बनाना। और किसको बना देता? कोलंबिया की इकॉनमी को। और डीस्टेबलाइज कर देता या फिर स्टेबिलिटी को हटा देता, संतुलन को बिगाड़ देता, इसकी पॉलिटी का, इसकी राजनीति का। और कब? ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे जब इसकी जो फाइट है कोलंबिया की अपने यहाँ के गुरिल्लाज के साथ में या फिर नक्सलियों के साथ में, वो एस्केलेट कर रही है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एक लल के पीरियड के बाद में या सन्नाटे के पीरियड के बाद। लल का मतलब होता है रात का सन्नाटा। तो बहुत टाइम से शांति थी कोलंबिया में, लेकिन फिर से नक्सली खड़े हो गए हैं, सरकार उनसे लड़ रही है और ऊपर से अमेरिका से पंगा ये ले ले, टैक्स लग जाएं, इनका व्यापार ख़त्म हो जाए, इनके अफसरों के बैंक अकाउंट सीज हो जाएं जो यूएस में बने हुए हैं, तो इससे वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था क्रिपल यानी कि अपाहिज हो जाती और डिस्टेबलाइज्ड हो जाती। चलिए, अमेरिका यहाँ पे सब्जेक्ट है, 2 वर्ब्स हैं इसकी। पहली है कुड क्रिपल, दूसरी है कुड डिस्टेबलाइज। समझ रहे हो? कुड ये दूसरी बार भी यहाँ लगा हुआ है एंड के बाद, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। पॉलिटी मतलब सियासी माहौल, राजनीतिक परिवेश, है ना। इट्स फाइट की वर्ब है इज़ एस्केलेटिंग, एस्केलेट होना, किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना। लल मैंने आपको बता दिया, सन्नाटे को बोलते हैं, एकदम शांति को, चैन को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको करवा दें आपको। पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आना भी तो चाहिए आपको, है ना, समझ तो पाओ आप। देखिए, हाई टैरिफ्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पीछे एस लगा हुआ है। ट्रेड वॉर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पीछे एस के बिना है। हाई टैरिफ्स की वर्ब भी है वुड हैव बीन, और ट्रेड वॉर की वर्ब भी है वुड हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैंने अक्सर सुना है कि हैज़ लगता है, आपको भी पता होगा। ही के साथ में आप हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है ना। प्लूरल के साथ में तो हैव लगता है, लेकिन सिंगुलर के साथ में हैज़ क्यों, हैज़ की जगह पे हैव क्यों लगाया गया है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मॉडल वर्ब्स हैं कई, और ये सारी मॉडल वर्ब्स की लिस्ट आपके सामने है, 10 मॉडल वर्ब्स हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ एक स्पेशलिटी है, इनके बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। जो भी वर्ब इनके इमीडिएटली बाद आएगी उसका सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो ऑलरेडी, जैसे इस सेंटेंस पे अप्लाई करो, द चेयरमैन विल जॉइन्स अस फॉर द मीटिंग शॉर्टली। चेयरमैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग के लिए बहुत जल्दी, यानी शॉर्टली। विल एक मॉडल वर्ब है, विल और वुड दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, तो विल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है, जॉइंस गलत होगा यहाँ पे। वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पीछे एस या ई एस ना आ रहा हो, एस या ई एस ना आ रहा हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जॉइन ही होगी, लेकिन बिना एस के या ई एस के तब बनेगी बेस फॉर्म, तो विल जॉइन आपको यहाँ लिखना चाहिए। अब ये बात आप समझते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो बी फैमिली, हैव फैमिली और डू फैमिली, ये 3 फैमिली वर्ब्स हैं, इनमें बेस फॉर्म बी की बी है, हैव की हैव है और डू की डू है। डू में, डू फैमिली में बहुत सारी वर्ब हैं, डू है, डज है, डिड है, डन है, लेकिन बेस फॉर्म कौन है? डू। हैव फैमिली में बहुत सारी वर्ब्स हैं, हैव है, हैज़ है, हैड है, लेकिन बेस फॉर्म कौन है? हैव खुद। बी फैमिली में 9 वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। लिख नहीं रहा हूँ मैं, पता होगी आपको सारी, लेकिन बी फैमिली की बेस फॉर्म है खुद बी। इस वजह से आपको इनकी बेस फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए शी माइट हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, उसकी एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है इस मामले पे। तो माइट नाम की मॉडल के बाद में हैज़ की जगह पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए हैव का, ठीक है ना। मॉडल लग गई तो शी से कोई कनेक्शन नहीं है वर्ब का। अब वर्ब हैव फैमिली की बेस फॉर्म आएगी जो कि हैज़ नाउ के हैव होती है। लास्ट सेंटेंस खुद से ट्राई करो, ही कैन नॉट डज दिस अलोन, वो इस काम को अकेला नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डज दिस अलोन, ठीक है। खुद से ट्राई करके कमेंट्स में डालना, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई किया है सेंटेंस पे, तो वॉर लिखा हो या फिर टैरिफ्स लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वुड नाम की मॉडल वर्ब अपने बाद में हैव फैमिली का बेस फॉर्म हैव ही लेगी, ना जो कि हैज़, हैड कभी भी नहीं हो सकता। चलिए, कॉन्सेप्ट आज के क्विज़ में आपसे पूछा हुआ है, बड़ा इजी, आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, फटाफट से एक बार इसको खुद से रीडिंग दो। ऑलराइट, कह रहे जी अनसरप्राइजिंगली मिस्टर पेट्रो backtracked and agreed to accept what the White House said was all its terms। कह रहे जी बिना सरप्राइज की बात यह है, बिना अचंभे की बात यह है कि मिस्टर पेट्रो ने बैक ट्रैक कर दिया। बैक ट्रैक करना यानी पलटी मारना। किसी ट्रैक पे आप आगे गए, फिर आगे जाके लगा कि गलत रास्ता है, उल्टे मुड़ के बैक आ गए, बैक ट्रैक आपने कर दिया। तो मिस्टर पेट्रो ने भी पलटी मार दी और ये अग्री कर गए, मान गए एक्सेप्ट करने को हर एक उस चीज़ को, वट जिसको वाइट हाउस या अमेरिका ने कहा था कि वो था इसका ऑल इट्स टर्म्स, सारी इसकी टर्म्स। वाइट हाउस ने बोला यही हमारी सारी टर्म्स हैं कि आप अपना आदमी वापस ले लो, अगर आप वापस ले लेते हो तो हमसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इन्होंने पलटी मारी और सारी बातों को मान लिया। अनसरप्राइजिंगली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है, ये पूरा काम बिना अचंभे के हुआ है, एलवाई लगा हुआ है पीछे। पेट्रो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब्स हैं इनकी, पहली वर्ब V2 में लगी हुई है बैक ट्रैक्ड, दूसरी वर्ब भी B2 में लगी हुई है अग्रीड। ठीक है ना, एंड से जुड़ी हुई है दोनों। वट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एक खास रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। अब जिन बच्चों ने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल गए। कोई बात नहीं, कल की क्लास में करवाएंगे और डिटेल में करवाएंगे। आज नहीं करवा रहा हूँ, बेसिक्स में अच्छे से हो चुका है, लेकिन कल की क्लास में सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को प्रैक्टिकली सीखेंगे, कब कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। चलिए, वाइट हाउस की वर्ब है सेट। कराची, कोलंबिया एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन टेकिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम द US इन रिसेंट ईयर्स। कराची जो कोलंबिया है और दूसरी कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, चिली है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, कह रहा है ये सारी जो हैं हैव बिन टेकिंग, ये लेती आ रही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये काम होता आ रहा है। और किसको? ऐसे माइग्रेंट्स को वापस या बैक जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए हैं, और लेती आ रही हैं US से, अमेरिका से पिछले कई सालों में, इन रिसेंट ईयर्स। चलिए, कोलंबिया और दूसरी अमेरिकन जो साउथ की कंट्रीज़ हैं, इन सभी की वर्ब है हैव बिन टेकिंग। ये काम पहले भी हो रहा था, ये काम आज भी हो रहा है, इसलिए हैज़, हैव प्लस में बिन प्लस में वर्ब की ING फॉर्म से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया जाता है। ठीक है ना, रिसेंट ईयर्स में ये काम हो रहा है, तो इसलिए PPC का इस्तेमाल ज़रूरी है। कह रहा है जी इन जनवरी देयर वर 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स फ्रॉम द US टू इट्स सदर्न नेबर्स, 8 ऑफ विच लैंडेड इन कोलंबिया। कह रहा है जी जनवरी के महीने में 90 के करीब डिपोर्टेशन फ़्लाइट्स थी, ऐसी फ़्लाइट्स थी जो घर वापसी की थी और डिपोर्ट करने वाली थी। और कहाँ से थी? अमेरिका से थी, फ्रॉम, और ये सब की सब थी सदर्न नेबर्स तक, अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के कंट्रीज़ की तरफ। कह रहा है जी जिनमें से 8 ऑफ विच, 8 के करीब लैंड की थी कोलंबिया के नाम के देश में। महीनों के नाम के पहले हमेशा इन लगाएं, किसी भी महीने में कोई काम हुआ है तो। दिनों और डेट्स के नाम के आगे ऑन लगाएं, किसी भी दिन कोई काम हुआ है तो। वर यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट है डिपोर्टेशन फ्लाइट्स जो कि हैं 90। देर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से, फ्लाइट से पहले आपको रखना पड़ेगा। फ्रॉम टू का कॉम्बो चल रहा है, फ्रॉम US टू सदर्न नेबर्स, रेंज बताई जा रही है कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक गई। 8 ऑफ विच की वर्ब है लैंडेड। चलो आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ है अपने, एक दो आराम से पहले इसको पढ़ो, एक ट्राई दो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जी दे वर हैंडकफ्ड एंड सम ऑफ देम वर नॉट गिवन वाटर और अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम ड्यूरिंग द फ्लाइट। कह रहा है ये सारे जो माइग्रेंट्स थे इनको हैंडकफ किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, और उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, उनको पानी भी नहीं दिया गया फ़्लाइट में, और ना ही उनको अलाउ किया गया कि वो यूज़ कर सकें वॉशरूम को फ़्लाइट के दौरान, इस पूरी, समझ गए ना, यात्रा के दौरान। और किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ब्राज़ीलियन ऑफिशियल्स, ब्राज़ील के अधिकारियों के हिसाब से ऐसा पता लगा।
दे सब्जेक्ट है, माइग्रेंट्स के लिए आया है, वर हैंडकफ्ड इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इनके ऊपर हथकड़ी लगाएगी, दे वर हैंडकफ्ड। सम ऑफ देन अगेन सब्जेक्ट है, वर नॉट गिवन वाटर एंड वर नॉट अलाउड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में। बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी लग जाए तो आप उसको पैसिव बोल देते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ होता है। चलिए कह रहा है जी, बट मिस्टर ट्रंप डज नॉट सीम टू केयर, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं कि वो केयर करते हों, उनको बिल्कुल भी ऐसा देख के लगता नहीं है कि उनको कोई परवाह होगी। ही वॉन्टेड टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोलंबिया सो दैट अदर नेबर्स विल नॉट चैलेंज हिज हैंडलिंग ऑफ द मास डिपोर्टेशन। वो चाहते थे कि वो मेक करे एक एग्जाम्पल को, वो बनाएं एक उदाहरण कोलंबिया का या इस देश का, और वो इसलिए बनाएं सो दैट ताकि दूसरे जो नेबर्स हैं, दूसरे जो पड़ोसी हैं ट्रंप के या अमेरिका के, वो चैलेंज ही ना कर सकें या चुनौती ना दे सकें इनकी हैंडलिंग को, मास डिपोर्टेशन की, जिस तरीके से मास स्केल पे ये डिपोर्टेशन एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। तो अब कोलंबिया का सबने देख लिया, अब कल को ब्राज़ील नहीं बोलेगा ट्रंप को कि हमें नहीं चाहिए वापस, उसको पता नहीं तो ट्रंप यही बोलने वाले हैं, जो कोलंबिया को बोला था वो हमारे साथ भी हो जाएगा। तो ही वॉन्टेड टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोलंबिया, ऐसा ट्रंप चाहते थे। ही आया मिस्टर ट्रंप के लिए, वर्ब है इसकी वॉन्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेक एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी, किसी से एक एग्जाम्पल बनाना, किसी के साथ ऐसा बुरा जो है बर्ताव करना, सलूक करना, ट्रीटमेंट देना कि उससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो ये फ्रेज अंग्रेजी में मेक एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी। अदर नेबर्स की वर्ब है विल नॉट चैलेंज। अब ये वर्ड देख लो, हैंडकफ। हैंडकफ एक नाउन भी है, हथकड़ी को बोलते हैं। वर्ब फॉर्म में हैंडकफ का मतलब होता है किसी को हथकड़ी लगाना या किसी को कैदी बनाना। रिस्ट्रेन करना, शैकल करना, इम्पीड करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। द ऑफिसर डिसाइडेड टू हैंडकफ द सस्पेक्ट एंड अरेस्ट हिम। ऑफिसर ने डिसाइड किया कि वो हैंडकफ करेगा, हथकड़ी लगाएगा सस्पेक्ट को या फिर उसको अरेस्ट करेगा। अब ये वर्ड कुछ खास नहीं है जो मैं लिख करके लाया हूँ और आपका टाइम ले लिया इतना। मैंने इसलिए वर्ड बताया क्योंकि अब इसको आपने दिमाग में बिठा लिया ना तो दो ईडियम्स इससे याद हो जाएंगी। पहली ईडियम है ऑन द कफ, साफ लिखता हूँ यार, एक सेकंड रुको, ऑन द कफ, और दूसरी है जी ऑफ द कफ। अब ये कफ कौन सा है? हैंड कफ ही है, हथकड़ी ही है। कोई काम अगर आप ऑन द कफ कर रहे हैं ना तो आप अपने हाथ में हथकड़ी बांध रहे हैं, और इसका सीधा सा मीनिंग है लोन पे किसी चीज़ को खरीदना। कार खरीदी ऑन द कफ यानी कार की ईएमआई चलेंगी, घर खरीदा ऑन द कफ यानी घर का कुछ अब आपको लोन चुकाना पड़ेगा। तो ये कफ से, हैंड कफ से, हथकड़ियों से, लेकिन लोन की हथकड़ियों से ये फ्रेज जुड़ा हुआ है ऑन द कफ। देखो दूसरा जो वर्ड फ्रेज है ऑफ द कफ, यहाँ पे कफ जो है ना ये हथकड़ी नहीं है बल्कि आपकी आस्तीन है। आपके जो आस्तीन होती है ना शर्ट की, जो उसको भी कफ बोलते हैं। अगर कोई काम आप ऑफ द कफ कर रहे हो ना तो आप उसको बिना प्रेपरेशन के कर रहे हो, अचानक से आपको कहा करने को और आपने कर दिया, विदाउट गेटिंग रेडी फॉर समथिंग। और इसके लिए एक वर्ड होता है इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू। ये वर्ड कैसे बना है? पहले क्या होता था, अगर आपको कुछ बोलना होता था, है ना, भाषण देना है, तो आप क्या करोगे, अपनी आस्तीन में कुछ पॉइंट्स लिख करके चले जाओगे और चोरी छुपे देख करके बोल दोगे। ऐसा किया करते थे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, है ना, कुछ हाथ की आस्तीन में लिख के चले गए छोटा मोटा पॉइंट, और अचानक से जब सवाल पूछा तो उसको पढ़ के उन्होंने बोल दिया। तो देख के लगता था इनका सवाल का जवाब बिल्कुल नेचुरल है, उसी जगह पे इन्होंने सोच के दिया, लेकिन वो दिया होता था ऑफ द कफ, अपनी आस्तीन से देख करके। तो उस घटना से इस फ्रेज को जोड़ दिया गया है, ऑफ द कफ किसी काम को करना बिना किसी जो है तैयारी के करना। चलिए आज के क्विज़ में पूछा है मैंने हैंड कफ से कनेक्ट करना। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट क्या है जी, एक दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, फटाफट इनको देख लो। पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, एक बार ट्राई दो। कह रहा जी, ही मे हैव फोर्स्ड कोलंबिया टू बैक ट्रैक फॉर नाउ यूजिंग अमेरिकाज इकोनॉमिक मसल, बट दिस काइंड ऑफ coercion could backfire in the long run in a region where America has always tried to maintain its geopolitical hegemony। ये सेंटेंस पूरे आर्टिकल की सोल है, आत्मा है। कह रहा है जी, ट्रंप जो है ही
हो सकता है उसने फोर्स कर दिया हो, मजबूर कर दिया हो कोलंबिया को। ही मे हैव फोर्स्ड। और क्या करने में? पलटी मारने में, बैक ट्रैक करने में। और कब के लिए? फॉर नाउ, अभी के लिए। और कैसे किया? इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की आर्थिक ताकत को, इकोनॉमिक मसल को। कह रहे लेकिन इस तरह की, दिस काइंड की जो कोवर्शन है या दबाव है या प्रेशर है, वो बैक फायर कर सकता है, वो उल्टा हमला कर सकता है या नुकसान कर सकता है उल्टा, लंबी दौड़ में, लॉन्ग रन में आगे जा कर के एक ऐसे रीजन में जहाँ पे अमेरिका ने हमेशा ट्राई किया है कि ये मेंटेन करे अपनी भूगोलिक या जियोपॉलिटिकल हेजेमनी को, नेतागिरी को। तो जब नेता ही बुली हो जाए तो अगली बार उसको वोट कौन डालेगा? अमेरिका जो यूएस है हमेशा एक दरिया दिल बड़प्पन वाला देश रहा है ना। पैसा देता है सबको, डोनेशन देता है, और इसलिए इसको नेता मानती है दुनिया। लेकिन अभी इसने जो ये कोवर्शन करके ड्रामा किया ट्रम्प साहब ने, इससे एक बार कोलंबिया जरूर झुक गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को अब नेता मानना लोग बंद कर देंगे, इज्जत देना बंद कर देंगे। ही आया है सब्जेक्ट ट्रम्प के लिए, वर्ब है इसकी मे हैव फोर्स्ड। बैक ट्रैक करना, किसी को वापस, मतलब समझ गए ना, वापस आना, पलटी मारना, ये वर्ड आपको करवाया था। यूजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब अमेरिका ने कोलंबिया को फोर्स किया तब वो इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका की इकोनॉमिक मसल को। दिस काइंड ऑफ कोवर्शन की वर्ब है कुड बैकफायर। बैकफायर और एक वर्ड है बैकलैश, दोनों का मतलब होता है एडवर्स रिएक्शन। फायर किया था सामने वाले को, गोली पड़ी, मारनी थी सामने, लेकिन गोली चल गई उल्टी, है ना। बैकफायर या बैकलैश। अमेरिका की वर्ब है हैज़ ऑलवेज ट्राइड। हेजेमनी आपको बता दिया मैंने, आपकी लीडरशिप, डोमिनेंस या कंट्रोल कहलाता है। सुप्रीमसी होती है आपकी हेजेमनी। और जो आदमी हेजेमनी रखता हो, जो लीडरशिप रखता हो, उसको बोलते हैं हेजेमॉन। मिलिट्री माइट ऑफ्टन गोज हैंड इन ग्लव विद इकोनॉमिक हेजेमनी। आर्थिक माइट जो है अक्सर हैंड इन ग्लोव जाती है या साथ साथ चलती है आर्थिक लीडरशिप के, आर्थिक नेतागिरी के। जिसके पास पैसा उसी के पास मिलिट्री। ठीक है, हैंड इन ग्लव एक फ्रेज आपको पता होगा, दो चीज़ों का बिल्कुल साथ साथ जाना, जैसे हैंड यानी दस्ताना, हाथ, और ग्लव यानी दस्ताना, बिल्कुल साथ रहते हैं ना, हैंड इन ग्लव। Karachi and the inhumane conditions in which hundreds of migrants are being deported every day is a blot on America's tall claims of protecting human rights. कह रहा है और जो इनह्यूमेन कंडीशंस हैं, अमानवीय हालात हैं, लोगों को आपने बांध रखा है, वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो। कह रहा है जिसके अंदर इन सैकड़ों माइग्रेट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है एवरी डे यानी हर रोज़। वो एक ब्लॉट है, एक धब्बा है अमेरिका के बड़े बड़े क्लेम्स यानी दावों पे, जो है प्रोटेक्ट करने का ह्यूमन राइट्स को, आदमी के अधिकारों को। सब्जेक्ट है यहाँ पे इन ह्यूमन कंडीशंस, और इज़ है इसकी वर्ब। ठीक है ना। कंडीशंस के लिए वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, आर लगा होना चाहिए सेंटेंस में, इज़ लगा हुआ है, सही कर लेना। माइग्रेंट्स की वर्ब है आर बीइंग डिपोर्टेड, जिस तरीके से माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है पैसिव वॉइस में। तो दो गलतियां हैं सेंटेंस में। पहली गलती तो मैंने आपको बता दी, कंडीशंस की वर्ब यहाँ पे आर होनी चाहिए। ये कंडीशंस एक धब्बा है, कंडीशंस आर है ब्लॉट। दूसरी वाली पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? चलो दूसरी वाली आपको करवा देते हैं। ये वर्ड देखना एवरी डे, अगर इसके बीच में स्पेस दे दूं एवरी डे, देखो एक तो बिना स्पेस के है और एक स्पेस के साथ है, तो दोनों के फ़र्क जो है, मीनिंग जो है बदल जाते हैं। एवरी डे का मतलब होता है स्पेस के साथ हर रोज़। इसको याद रखने का तरीका भी यही है, हर स्पेस रोज़, एवरी स्पेस डे। और ये जो एवरी डे है ना, इसका मतलब होता है रोज़मर्रा का या आम। ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप रोज़मर्रा करते हो, एवरी डे शेड्यूल यानी रोज़मर्रा का शेड्यूल, एवरी डे स्टडीज़ यानी रोज़मर्रा की पढ़ाई। तो एवरी डे रोज़मर्रा वाला, एवरी स्पेस डे यानी हर रोज़ जो काम आप करते हैं। मंदिर जाते हैं रोज़, यू गो टू ए टेम्पल एवरी डे। पढ़ाई करते हैं रोज़, यू, है ना, स्टडी एवरी डे। तो यहाँ पे डिपोर्ट किया जा रहा है एवरी डे यानी हर रोज़, हर रोज़। तो बीच का स्पेस गायब है, जो कि इस आर्टिकल में इसको देना चाहिए था। तो ये है दूसरी एरर। चलो लास्ट पैराग्राफ, फटाफट से इसको देख लो और फिर अपने आर्टिकल को करेंगे फिनिश।
कह रहे जी अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दिस क्राइसिस इज़ थ्रू डिप्लोमेसी। एक बेहतर रास्ता जो है हैंडल करने का या निपटने का इस क्राइसिस से वो है डिप्लोमेसी के ज़रिए या फिर कूटनीति के ज़रिए। इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हिज विल ऑन अदर कंट्रीज थ्रू थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स एंड सैंक्शंस, मिस्टर ट्रंप कुड यूज़ द डिप्लोमेटिक चैनल। कह रहे जी बजाय यानी इंस्टेड ऑफ, इम्पोज करने के यानी लगाने के, अपनी विल को यानी अपनी इच्छा को, विल होती है आपकी रजा, आपके मन की मन मर्जी है ना, बजाय लगाने के अपनी मनमर्जी को दूसरी कंट्रीज़ पे थ्रेट्स के ज़रिए या चुनौतियों के ज़रिए जो हैं या तो टैरिफ्स की या फिर सैंक्शंस की। कह रहे ट्रंप साहब जो है ना यूज़ कर सकते थे डिप्लोमेटिक चैनल या राजनीतिक तरीक़ों को, और क्या कर सकते थे, सीख कर सकते थे कंसेंसस को, मांग सकते थे या कोशिश कर सकते थे बनाने की सबकी सहमति को, कंसेंसस यानी अग्रीमेंट, एंड देन इम्प्लीमेंट हिज पॉलिसी इन अ मच मोर कोर्डियल वे, और फिर वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे अपनी पॉलिसी को एक और ज़्यादा दोस्ताना यानी कोर्डियल वे में, अंदाज में। ये काम भी वो कर सकते थे, एकदम हॉट हेड बनने की बजाय बात करते, अग्रीमेंट करते और फिर अपनी बात रख के अपना काम मनवाते। चलिए मिस्टर ट्रंप की वर्ब है कुड यूज़, वो ऐसा कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ का मतलब है बजाय, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी ऑफ के बाद में। इम्पोजिंग यानी लगाना, विल का मतलब है मन मर्जी, कंसेंसस यानी आम सहमति, और कोर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, पोलाइट और फ्रेंडली, है ना। इसको एमिएबल या बोनमस भी बोलते हैं, जिसमें दोस्ती हो, जिसमें गर्मजोशी हो। द टू कंट्रीज़ हैड कोर्डियल रिलेशंस एंड प्रॉस्परिंग ट्रेड टाइज। दोनों कंट्रीज़ के बड़े दोस्ताने रिश्ते थे और प्रॉस्पर करते हुए, ग्रो करते हुए, फलते फूलते ट्रेड के टाइज थे यानी व्यापारिक रिश्ते भी थे। कह रहा जी बट फॉर मिस्टर ट्रंप अलास कोअर्शन इज़ द फर्स्ट रिसोर्ट। कह रहा जी लेकिन ट्रंप नाम के इस आदमी के लिए अनफॉर्चुनेटली या अलास, अलास का मतलब होता है रिग्रेटिवली या अनफॉर्चुनेटली, है ना। कह रहा जी गलत बात तो ये है जी, रिग्रेटेबल बात तो ये है, दबाव डालना ही, कोअर्शन ही इनका फर्स्ट रिसोर्ट है। देखिए रिसोर्ट का मतलब होता है चारा, लास्ट रिसोर्ट मतलब आखिरी चारा, लेकिन ट्रंप का लास्ट रिसोर्ट नहीं है दबाव डालना, इनका फर्स्ट रिसोर्ट है। इनका पहला चारा ये है कि पहले रिसोर्ट डालूं, पहले मैं कोअर्शन यानी दबाव डालूं। तो इस तरह से लास्ट रिसोर्ट नाम के फ्रेज का इन्होंने मजाक बना रखा है इस आर्टिकल में। लास्ट रिसोर्ट, आखिरी चारा, इन्होंने ट्रंप ने बना दिया है अपनी मिलिट्री पावर को या माइट को फर्स्ट रिसोर्ट यानी पहला चारा। चलिए रैप अप करें क्लास को, आ जाओ फटाफट से आपको एक दे दें सिंपल सा, है ना, आपका रिवीजन हो जाए पूरी क्लास का। डिपोर्टेशन यानी पोर्ट को वापस डी कर देना, जहाँ से आए हो वहीं वापस भेज देना इलीगल माइग्रेंट्स को। इन काइंड मतलब उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी मैनर में। क्रिपल करना, किसी को अपाइज बनाना, डेबिलिटेट करना, वीकन करना। डेबिलिटेट यानी अपाइज करना, यहीं से एक फ्रेज बनता है डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग पेन, ऐसा दर्द जो आपको अपाइज बना दे, कुछ काम ना करने दे। डेबिलिटेटिंग स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो आपको अपाइज बना दे। डेबिलिटेटिंग डिसीज़, कंडीशंस, ठीक है ना। डेबिलिटेट वर्ड जो है पेन, डिसीज़, कंडीशंस, स्ट्रेस, ऐसे बहुत अच्छे से यूज़ होता है क्लोज टेस्ट में, इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है, डेबिलिटेटिंग। चलिए अगला वर्ड है अपने पास बैक ट्रैक, ट्रैक पे बैक आना, पलटी मारना, रिवर्स करना, यू टर्न मारना। हैंड कफ यानी कि हथकड़ियाँ, इससे बनेगा ऑन द कफ यानी कि हथकड़ियों के सहारे या फिर लोन पे कोई काम को करना, और इसका उल्टा होता है ऑफ द कफ यानी बिना प्रिपरेशन के किसी काम को करना अचानक से। कोअर्शन होता है दबाव के लिए, इंटिमिडेशन या कंपल्शन बोल सकते हैं दबाव को। हेजेमनी लीडरशिप है आपकी, हेजेमोन वो आदमी है जो लीडर हो, और कोर्डियल होता है दोस्ताना, फ्रेंडली और गर्मजोशी से भरा। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है बोनमस, ठीक है ना। बोनमस रिलेशंस बिटवीन मोदी एंड ट्रंप, दोस्ताने रिश्ते ट्रंप और मोदी के। चल फटाफट से क्वेश्चन आंसर है अपने। इनमें से कौन सा वाला सबसे अच्छे तरीके से बताता है इकोनॉमिक सैंक्शंस और टैरिफ्स के रोल को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में? क्या रोल है इन चीज़ों का, है ना, दबाने धमकाने का, सैंक्शंस लगाने का क्या जो है रोल है? देखो जी इनका सिंपल सा रोल है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर देंगे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। इन्होंने मतलब ज़्यादा प्रेशर डाला कोलंबिया पे।
है ना, इनका कोई इफेक्ट नहीं रहा, ये बात भी गलत है। इनसे डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, ये बात भी गलत है। इससे मिलिट्री को कैपेबिलिटी को जो है लिमिट कर दिया कोलंबिया की, ये भी गलत है। इससे सिर्फ कोलंबिया से डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़त्म हो गए और ज़्यादा दबाव पड़ा उस पर, ये इसका रोल रहा है इस पूरे मामले में। तो फर्स्ट में आपका आंसर बनना चाहिए सी। ट्राई देते जाओ खुद से भाई। आर्टिकल के हिसाब से सबसे ज़्यादा संभावित कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या होगा अमेरिका के दबाव डालने की नीति का इस केस में? इससे यही होगा, अमेरिका की जियोपॉलिटिकल हेजेमनी या भौगोलिक जो है नेतागिरी अंडरमाइन हो जाएगी या फिर कमज़ोर हो जाएगी लॉन्ग रन में, लंबी दौड़ में। ठीक है ना, इसको कोई नेता नहीं मानेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा आगे जाके। सेंट्रल थीम पूछिए इस पैसेज की, एक सेंटेंस में इसको समझाना हो तो वो सेंटेंस क्या बने? सिंपल सेंटेंस का थीम यही है कि और ह्यूमन और डिप्लोमेटिक अप्रोच हो डिपोर्टेशन को लेकर के। वापस भेजना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है वो डिग्निटी के, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है, थर्ड में आंसर बनेगा सी। चलो अब जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। ऑफ द कफ का मीनिंग पूछा है आपसे, करवाया था फ्रेज। एडवर्स रिएक्शन या उल्टी मार को क्या बोलते हैं? बैक ट्रैक, बैकलैश या बैक स्टैब? हेजेमोन कौन होता है? बोनोमस होता है, लीडर होता है या क्रिपल्ड होता है? डेबिलिटेटिंग वर्ड के साथ में कौन सा फिक्स होगा? डेबिलिटेटिंग डिग्निटी, पेन या हेजेमनी? लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली मिल सकती है इस फ्रेज में, अच्छे से करवाया था आपको मॉडल वाला। दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस पूरे फ्रेज के अंदर इस वर्ब की वजह से या इसके आसपास। कोशिश खुद से करनी है। 4 से लेकर के 10 नंबर तक के आंसर क्वेश्चंस के फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, चेक करो। और 10 में से कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट्स में डालना। क्लास कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगा तो लिख करके बताया करो सर पीडी पूरा देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। ठीक है, पीडी या पीडीआई जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट्स में डाल देना। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।